युद्ध की जलती विभीषिका पर इंसान का जोर होता है, लेकिन जिंदगी जब कुदरत झुलसाती है तो दृश्य ऐसा होता है। भयानक, विकराल, लाशें ही लाशें और मलबे का अंबार। लेकिन जिंदगी जब जीने की जिद पर आती है तो 2 साल की हेलेन मौत को मात देकर जिंदा 68 घंटे बाद मलबे के बाहर निकल आती है, बिल्कुल से धड़कती सांसों के साथ। सैल्यूट बनता है उस रेस्क्यू कर्मचारी को जिसके शब्द निकले, इस मासूम के लिए मैं मर भी सकता था। यही जज्बा है जो 16,000 मौतों के बीच भी जिंदा है, और यही आपदा कर्म है जो कभी इस्तांबुल के हेलेन की जान बचा रहा है तो कभी 10 साल के मेहमद को सही सलामत बचा रहा है, कभी उस मां को उम्मीद की आस दे रहा है जिसकी जान भूकंप के अंगार के नीचे दबी पड़ी है। Her an her dakika gözümüz şeyimiz orada, hep oradayız. Oradan gelecek en küçük bir habere koşuyoruz. इस वक्त तुर्की में हजारों सांसें रेस्क्यू के इंतजार में मलबे के घुटन के बीच सिसक रही हैं। हंसता खेलता तुर्की कहर के समंदर में विलीन होता दिख रहा है। तुर्की की तबाही की ऐसी खौफनाक तस्वीरें इस पीढ़ी ने ना देखी थी, न इसका इनको अंदाजा था। मौत की लहर चली और गोद में हजारों को बैठाकर बह निकली, पीछे छोड़ गई आंसू, दर्द और फरियाद। Gece gündüz arama kurtarma yardımını yapıyoruz. Binamızda 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 15'i geçkinde ölümümüz var. 7.8 रिक्टर स्केल पर आए भूकंप में कितनी इमारतें गिरी, भूकंप से अब तक कितनी मौतें हुई, कितने जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए, कितनों का हाथ परिवार से हमेशा के लिए छूट गया, कितनों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई, इसका फिलहाल डिटेल किसी के पास जवाब नहीं है। रेस्क्यू कर्मचारी रातों दिन जुटे हैं, हर सांस को बचा लेने की अधिक आकांक्षा के साथ। Zorlandığımız kısım demirlerin bizi yapması, molozlarımızın çok olması, yeterince fazla aşağıda olan canlılara zarar vermeden çalışmamız oluyor. ढही हुई इमारतों के मलबे से शव निकलते जा रहे हैं, जो जिंदा हैं उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। हजारों सरकारी अधिकारी, रेस्क्यू टीम, फायर फाइटर्स, मेडिकल टीम और 3,500 सैनिक लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। 45 देशों की ओर से भूकंप में रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद करने की पेशकश की गई है। दुनिया भर से इंसानी मदद की खेप के बीच तुर्की अपने भयावह वर्तमान से लड़ रहा है। उसे मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वाली नहीं, हिंदुस्तान वाली। तुर्की के हते इलाके में भारतीय सेना के जवान भूकंप पीड़ितों की मदद करने में जुटे हैं। भूकंप प्रभावित हते में भारतीय सेना की तरफ से फील्ड अस्पताल की व्यवस्था की गई है। भारत से तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की मदद के लिए स्निफर डॉग की टीमों को भी रवाना किया गया। खोजी कुत्तों की मदद से एनडीआरएफ को मलबे में दबे लोगों की तलाश में काफी मदद मिलेगी। तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद से ही भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारी तादाद में जरूरी सामान तुर्की भेजे गए। So we were given the go-ahead in the 12:30 meeting held under Dr. P.K. Mishra of the PMO, and but NDRF had been preparing for such deployments for the last several months actually, because we are looking for an international certification, and we had 2 teams partially ready at 2 locations, Ghaziabad 8th Battalion and Kolkata 2nd Battalion. भूकंप में सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी तुर्की को हुआ है। कई शहरों में इंटरनेट कट गया है, सड़कें टूट चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सीरिया का आलम भी ऐसा ही है। वीडियो सीरिया के अलेप्पो प्रांत का है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बिल्डिंग के ढहने के कुछ सेकंड बाद ही उससे सटी दूसरी इमारत भी गिर गई। गृह युद्ध की दहकती अग्नि के बीच सीरिया पर भूकंप विनाश के पहाड़ से टूटा है। कैमरे में जो कुछ भी कैद करने लायक था वो आपकी स्क्रीन पर सामने है। भूकंप के प्रचंड आवेग में तुर्की और सीरिया मलबे सा बिखर गए हैं। रेस्क्यू कर्मचारी जितनी संभव हो सके मलबे से जिंदगी चुन रहे हैं। कैसे देखते ही देखते शहर के शहर हो गए तबाह, कैसी इमारतें बिखर गईं लाश के पत्तों की मानिंद,
ऐसी कौन सी हलचल हुई जमीन के नीचे? ऐसा कौन सा लावा फूटा जिसकी आग में स्वाहा हो गए हजारों आशियाने, मौत लील गई अब तक 16,000 जाने? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इस सैटेलाइट इमेज को देखना होगा। तस्वीरें देखिए, एक एक कर देखते जाइए, क्या से क्या होगा। विनाश जब छाता है तो उसके सामने जिंदगी कितनी विवश, बेबस और लाचार हो जाती है। आशियाने तिनकों से उखड़ जाते हैं और जिंदगी मलबों के सामने मौत के आगोश में समा जाती है। भूकंप कैसा था, धरती पर इसका असर कितना और कैसा हुआ? कैसे भविष्य की धरती तुर्की में भूकंप ने नई स्क्रिप्ट लिख दी है? इसकी डिटेल में जाने से पहले ये सैटेलाइट तस्वीर देख लीजिए। सड़क ने रास्ता बदल दिया है। सेंटीमीटर या इंच में नहीं, 1.5 मीटर सड़क खिसक कर अलग हो गई है। भूकंप की स्टडी करने वाली अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS की तस्वीर में दोनों भूकंपों से सतह पर कहां-कहां दरारें बनी है वो दिख रहा है। इसमें एक मैदान में 2 सड़कें दिख रही हैं जो 2 हिस्सों में बंट गई हैं, क्योंकि सड़कों के बीच से ही फॉल्ट लाइन जा रही थी। तुर्की जैसा भूकंप सदियों में एक बार आता है और जब भी आता है हजारों को लील जाता है। धरती के नीचे हो रही हलचल का नतीजा है कि एक महाद्वीप दूसरे से अलग है, और भूगोल की भाषा में समझें तो यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण होता है। इस थ्योरी के बारे में आपको डिटेल में बताएं, उससे पहले तुर्की के भूकंप की तीव्रता और असर देख लीजिए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप की वजह से तुर्की की जमीन 10 फीट खिसक गई है। असल में भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने या धकेलने या फिर अलग होने से आते हैं। अगर 6.5 से 6.9 या उससे ऊपर का कोई भूकंप आता है तो ये किसी भी टेक्टोनिक प्लेट को 1 मीटर यानी करीब 3 फीट खिसका सकता है। बड़े भूकंप तो प्लेट और उसके ऊपर बसे देशों को 10 से 15 मीटर तक खिसका सकते हैं, यानी 30 से 45 फीट तक। जमीन के इस खिसकाव का असर भविष्य में दिखेगा। अभी तो तुर्की को भूकंप ने कैसे तबाह किया है उसकी डिटेल देख लीजिए। तुर्की के नीचे मौजूद माइक्रो प्लेट्स उल्टी दिशा में घूम रही हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इन छोटी प्लेट्स को अरेबियन प्लेट धकेल रही हैं। घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट से धक्का लगता है तब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इससे भूकंप आते हैं, वो भी 2 बार, पहले अरेबियन प्लेट की टक्कर से, दूसरा यूरेशियन की टक्कर से। USGS के मुताबिक तुर्की में 2 प्लेटों के बीच आई दरार करीब 300 किलोमीटर लंबी है। कुछ वैज्ञानिक तो इस फॉल्ट लाइन को 500 किलोमीटर लंबी बता रहे हैं। यानी जमीन खिसकी तो है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी, इसके फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है कि कुदरत ने धरती की तस्वीर बदल दी है। 2011 की जापान सुनामी के बाद यह बताया गया था कि जापान 8 इंच खिसक गया है। यहां आपको टेक्टोनिक प्लेट्स को समझना बहुत जरूरी है। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है, इसके बाद होता है मैंटल। ये दोनों मिलाकर बनाते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। भूगोल का यह खेल संहार के वक्त होता है। इस संहार का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। भूकंप के कारणों का पता लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन भूकंप आने के पहले सजग होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसे समझने के लिए आपको टेक्टोनिक प्लेट्स को और अच्छी तरह जानना जरूरी है। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। तुर्की के भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जा सकता है, लेकिन उससे उजड़ी जिंदगी की तबाही का कोई पैमाना नहीं। उस दर्द, उस आंसू को मापने का कोई पैमाना नहीं, जिसे जीवन देने वाली कुदरत मौत के तौर पर कभी कभी इंसान को देती है। बेहिसाब दुख और दर्दनाक मौत। सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा।
बटन दबेगा, जमीन के अंदर आग लगेगी, धरती कांप उठेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगन भेदी शोर गूंज उठेगा। आग और धुएं में सना रेडिएशन का गुबार उठेगा। रूस के परमाणु शस्त्रागार में एक और परमाणु हथियार बढ़ जाएगा। ये खौफनाक वीडियो रूस के परमाणु परीक्षण का है। खबर है कि परमाणु हथियारों की दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नया धमाका कर सकते हैं। क्या पुतिन वो करने वाले हैं जिसे रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है? क्या रूस एक और परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? आखिर अमेरिका की सैटेलाइट रूस के एक वीरान आइलैंड पर क्यों नजर गड़ाए हुए है? अमेरिका की सैटेलाइट उस टापू के चप्पे चप्पे की तस्वीर क्यों ले रहा है? उस आइलैंड के एक खास इलाके पर ही क्यों अमेरिका की सैटेलाइट के कैमरे जूम मोड में हैं? जवाब है रूस की परमाणु परीक्षण की तैयारी। दावा किया गया है कि रूस के नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल बढ़ गई है। नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियोव ने दावा किया है कि नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल को किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण के लिए तैयार कर दिया गया है। ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियोव ने दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नोवाया ज़ेम्ल्या में किसी भी वक्त रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। व्याचेस्लाव सोलोवियोव का यह दावा अपने आप में बहुत बड़े खतरे की आहत है, क्योंकि पुतिन अगर परमाणु युद्ध का फैसला लेते हैं फिर उस परमाणु युद्ध को कैसे अंजाम दिया जाएगा, न्यूक्लियर वार कितने स्टेप में पूरा होगा, इसे लेकर एक बहुत ही प्रामाणिक रिसर्च पेपर सामने आया है। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे उसके मुताबिक अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो न्यूक्लियर वॉर को 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है। पहले स्टेप में रूस दुनिया को डराने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। दूसरे स्टेप में रूस यूक्रेन के खास हिस्से पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में भी यूक्रेन ने अगर हथियार नहीं रखे तो रूस बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। सवाल है कि क्या परमाणु हमले का पहला राउंड परमाणु परीक्षण कर पूरा करने वाले हैं पुतिन? क्या इसी काम को अंजाम पर पहुंचाने के लिए रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट को सक्रिय किया गया है? पुतिन की न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे। ऐसे में नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियोव का दावा बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। क्या व्याचेस्लाव सोलोवियोव का दावा अटैक से पहले वाले न्यूक्लियर टेस्ट का संकेत है? क्योंकि नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम का परीक्षण यहीं किया था। नोवाया ज़ेम्ल्या रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्ल्या मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मर्तबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था।
अब दावा किया गया है कि रूस की उस न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया है। यही वजह है कि अमेरिका की सैटेलाइट अंतरिक्ष से नोवाया ज़ेम्ल्या के चप्पे चप्पे की खाक छान रही है, क्योंकि नई रिसर्च के मुताबिक रूस अगर परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता है तो 3 चरण में बढ़ेगा। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 1, परमाणु परीक्षण। यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है। वो काम है परमाणु परीक्षण। परमाणु वैज्ञानिकों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भरने के लिए एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। परमाणु परीक्षण करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था। जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु परीक्षण के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किए हैं। 715 न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणु परीक्षण करने वाला देश है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस के नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल को सक्रिय किया गया है। अगर रूस का ये दांव काम कर गया और ज़ेलेंस्की हथियार रखने को मान गए तो ठीक, नहीं तो रूस परमाणु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 2, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम। यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे परमाणु बम होते हैं जो बड़े परमाणु बम के मुकाबले कम दायरे में रेडिएशन फैलाते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहां विध्वंस बड़े परमाणु बम की तरह ही करेगा। ठीक वैसे ही रेडिएशन फैलेगा, लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज कम होगी। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक टीएनटी के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका यह कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद्ध ही ठाना, तो फिर पुतिन परमाणु युद्ध के आखिरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 3, परमाणु बम से हमला। रूस का परमाणु बम यूक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, यहां तक कि सूरज की किरणें भी धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। अगर पुतिन यूक्रेन पर बड़े परमाणु बम से हमला करते हैं तो यह जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक भी पहुंचेगी। रूस के परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। सवाल है, क्या उस तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर रूस की न्यूक्लियर साइट बनने वाला है, जहां रूस किसी भी वक्त नया परमाणु परीक्षण कर सकता है?
Ukraine holds its lines and will never surrender. क्या जंग के 350 दिन बाद बखमूत में रूस के सैनिकों पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ है? आखिर यूक्रेन की फौज ने पिछले 24 घंटे में महज 30 फीट के फैसले में रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों को कैसे मार डाला? यूक्रेन के कमांडर क्यों कह रहे हैं कि पुतिन ने अपने सैनिकों को मीट ग्राइंडर यानी मीट की चक्की में फेंक दिया है? पुतिन ने अपने जनरलों से क्यों कह दिया है कि अब नेटो पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ? क्या रूस अब पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पूर्वी यूरोप पर भी कब्जा करने जा रहा है? हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन के बखमूत में 30 फीट पर मीट की चक्की कौन चला रहा है, जबकि पुतिन का ऑपरेशन मौत यूक्रेन के लिए मातम कैसे बन गया है। 24 फरवरी 2023 को रूस यूक्रेन जंग को 1 साल पूरा हो जाएगा। यूक्रेन के दावे के मुताबिक 1 साल में अब तक रूस के 1,33,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के भी 1,10,000 से ज्यादा सैनिकों को रूसी सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया है। बेरहम हो चुकी जंग में अब राष्ट्रपति पुतिन पूरा जोर बखमूत पर कब्जा करने के लिए लगा रहे हैं। सोलेदार के बाद बखमूत पुतिन के सबसे प्राइम टारगेट में से एक हो गया। यही वजह है कि बखमूत में इस वक्त रूस न सिर्फ मिसाइलों से हमला कर रहा है, बल्कि अपने टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी और पैदल सेना को बखमूत पर कब्जा करने के लिए झोंक दिया है। Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор вже, уявіть собі, більше वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बखमूत अब यूक्रेन के लिए ऐसा किला बन चुका है जिसे अगर यूक्रेन हारा तो फिर रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर बड़ी तेजी से हमला कर लेगा। इसलिए यूक्रेन की फौज नेटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से रूस को बखमूत पर कब्जा करने से रोका जा सके। खबर के मुताबिक रूस की फौज इस वक्त बखमूत पर कब्जा करने के लिए 100 मीटर के टारगेट बनाकर यूक्रेन की फौज पर हमला कर रही है। लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई है जो रूस के लिए बहुत बुरी है। यूक्रेन के टॉप कमांडरों के दावों के मुताबिक 350 दिन की जंग में पहली बार एक दिन में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक बखमूत मोर्चे पर मारे गए हैं। बखमूत में 24 घंटे में 1030 रूसी सैनिकों को यूक्रेन की फौज ने मार डाला है। यूक्रेन तो यहां तक दावा कर रहा है कि बखमूत में रूस के 1030 सैनिक सिर्फ 30 फीट फैसला पर कब्जा करते वक्त मारे गए हैं। रूसी सैनिकों की मौत पर यूक्रेन दावा कर रहा है कि पुतिन ने बखमूत के मीट ग्राइंडर यानी मीट की चक्की में रूसी सैनिकों को मरने के लिए फेंक दिया है, जहां सिर्फ 30 फीट आगे बढ़ते ही 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पोलिश थिंक टैंक रोचन कंसल्टिंग के मुताबिक जनवरी 2023 से बखमूत को रूस से बचाने के लिए 30,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक भीषण जंग रूस के साथ कर रहे हैं। वहीं रूस का दावा है कि उसने जनवरी 2023 में ही 6,500 यूक्रेनी सैनिकों को जंग में मार डाला है। इतना तो तय है कि रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना बहुत कठिन पड़ रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि रूस के खिलाफ नेटो और अमेरिका यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहे हैं, जिसे लेकर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अब नेटो को चेतावनी दे दी है कि नेटो और पश्चिमी देश
एक बेरहम और घातक जंग के लिए तैयार हो जाएं। रूस एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। Америки и союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения. Открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт. यूक्रेन को नेटो और पश्चिमी देशों से 321 टैंक मिलने जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगता है कि यूक्रेन को 500 एडवांस टैंक, 204वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, लंबी दूरी की 1000 तोपें और 1000 आत्मघाती ड्रोन की जरूरत तुरंत पड़ रही है, वरना रूस पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। सोलेदार से 15 किलोमीटर दूर बखमूत इस वक्त रूस का सबसे बड़ा टारगेट है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूसी सैनिक अपने साथियों की लाशों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमला कर रहे हैं। जेलेंस्की को यही डर है कि अगर बखमूत यूक्रेन के हाथ से निकला तो फिर यूक्रेन को कोई भी नहीं बचा पाएगा। Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, ситуація на фронті. Передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми, постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेन ने पूरा जोर लगा दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने बखमूत में रूस के 28 टैंक तबाह कर दिए। रूस की एक आर्टिलरी को धमाके में फोड़ा दिया है, जबकि रूस के 3 बख्तरबंद वाहनों को उसने बर्बाद कर दिया है, जबकि 5 विशेष सैन्य वाहनों को महज 24 घंटे में तबाह कर दिया। यूक्रेनी सेना के खुफिया विभाग के उप प्रमुख वादिम ने भविष्यवाणी की है कि रूस के 3 लाख से 5 लाख सैनिक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही खौफ यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ओलेक्सी के बयानों में भी दिख रहा है, जो दावा कर रहे हैं कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। अगले 2 से 3 हफ्ते यूक्रेन के लिए बहुत भयानक होने जा रहे हैं। Федерація зараз готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є, проводить зараз навчання, тренування. Чи буде іти з усіх боків? На сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій найближчі 2-3 тижні. यूक्रेन के बखमूत में भले ही रूस को बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे को लेकर पुतिन के तेवरों में जरा भी नरमी और ढिलाई नजर नहीं आ रही है। पुतिन ने रूस की फौज को साफ आदेश दे दिया कि मार्च 2023 तक पूर्वी यूक्रेन पर हर हाल में कब्जा करना होगा। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में रूस बखमूत में यूक्रेन पर किस तरह से पलटवार करता है।